क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डिंग आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th इक्विलिब्रियम, और आने की इक्विलिब्रियम शुरू किया था हम लोगों ने, उसमें एक लेक्चर किया था हम लोगों ने, और एक रिलेशन निकाला था हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। और उसका हम लोगों ने बताया था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ K/C होता है। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और C जो है ना कंसंट्रेशन होता है, स्क्वायर रूट में होता है। ये हम लोग रिलेशन पिछला क्लास में किया था। आज हम लोग एक क्वेश्चन उसी पे कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या दे रखा ये क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलारिटी of CH3COH ethanoic acid or acetic acid. The dissociation constant of acetic acid is 1.8 10 to the power minus 5। ये दे रखा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट और ये इसका कंसंट्रेशन है, और हमें बताना है कि इसका इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा अगर ये कांस्टेंट दे रखा है तो। ठीक है, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो हम लोगों ने फाइनल फार्मूला निकाला था, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K/C, और ये एसिड है तो A लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रूट K/C। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ड्राइव कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, ये K का वैल्यू दे रखा 1.8 10 to the power minus 5, और ये दे रखा कंसंट्रेशन 0.1। ये रूट डाल देते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको डेसिमल को हटाते हैं तो 1/10 होगा, 10 को ऊपर लेंगे तो ये 10 to the power minus 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 10 to the power minus 4, और इसका रूट ले लेते हैं तो 10 to the power minus 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 to the power minus 2 आ जाएगा। 1.8 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1.8 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे हम लोग, ये डेसिमल से पहले आते हैं, ये राइट का उधर ले लेंगे, जीरो लेके पेयर बना लेते हैं और ये इस तरह से लेते हैं। स्क्वायर रूट पढ़ा तो होगा बचपन में, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं, ये 1 आ गया, ये प्लस कर देते हैं हम लोग, इधर से माइनस कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल डाल देते हैं, ये 80 आ जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है डालते हैं जिससे 80 हो या 80 से कम है, तो 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 3 3 या 9, 3 2 या 6, और ये बच जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, यहाँ हम लोग 3 डाल देते हैं हम लोग, और अब यहाँ पे 2 0 ले लेते हैं, 1100 हो गया। अब हम लोग कितना नंबर लें,
कि यहाँ पे 1100 आ जाए, तो 26 ले लेते हैं, ये तो बाद में लेंगे। 26 को कितनी दफ़ा ले कि 110 आ जाए, तो लगभग 4 के आसपास। 25 का करेंगे 4 टाइम तो 100 हो जाएगा, तो ये 4 ले लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 5 2 4 2 जा 8 एंड 2 10, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, ये अल्फा इज इक्वल टू 1.34 10 टू द पावर -2, ये आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोगों ने शॉर्ट में जो हमारा फार्मूला ड्राइव कर रखा था, कैलकुलेट कर रखा था, उससे कर दिया ये जो हम लोगों ने रिलेशन किया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ये समझ लीजिए इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या दे रखा है ये, हम लोगों ने अभी इस सवाल को शॉर्टकट मेथड से कर दिया हमने, इजी मेथड जो शॉर्टकट जो फाइनल ड्राइव फार्मूला था उससे कर दिया, लेकिन इसको एक हम लोग कंसेप्ट बेस भी करेंगे। तो जो कंसेप्ट बेस एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से मैं इसको क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है कि ये एक एसिड है, CH3COH एसिड है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा हमारा। सॉल्यूशन में करता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K का जो वैल्यू दे रखा है Ka 1.8 10 टू द पावर -5, और कंसंट्रेशन दे रखा है, कंसंट्रेशन C से दिखाते कंसंट्रेशन को, वो दे रखा 0.1 मोलारिटी। ठीक है, अब क्या बताया कि एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या बताया कि ये CH3COOH ये हमारा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, और ये वाटर होता है। वाटर में अगर एसिड को डिजोल्व करेंगे तो ये वीक एसिड जो होता है पार्शियली डिसोसिएट होता है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो इसका जो हाइड्रोजन निकल के इस वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका जो है H3O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन पहले से था, ये पॉजिटिव आयन्स हो जाएगा, और ये जो है ना CH3COO नेगेटिव हो जाएगा। इसका हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये अनाइंस कटाइंस बन जाएगा, तो कटाइंस जो है ना इसके पास चला जाएगा। ठीक है ना, और इस तरह से ये रिएक्शन होगा। इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of products upon concentration of reactant। ठीक है, और ये वाटर चूंकि एक्सेस में होता है तो इसका वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग। वाटर जब एक्सेस में होता है तो 1 लेते हैं। ये कंपाउंड जो है एसिड है तो Ka लिख दिया। ठीक, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लिखने का तरीका है। अब क्या बताया कि जो रिएक्शन जब हमारा शुरू होता है उस वक्त सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो जीरो होता है। इनिशियल स्टेज में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करने लगता है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट होके प्रोडक्ट बनाता है। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये तो हमारा Ka लिखने का तरीका हो गया। और इसके बाद कंसंट्रेशन के टर्म में इस रिएक्शन को लिखता हूँ कंसंट्रेशन के टर्म में, तो इसे मिटा देते हम लोग और इसको लिखते हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में। क्या दे रखा है
ये हमारा बन जाता है एट इनिशियल स्टेज। इसका जो कंसंट्रेशन था वो 0.1 मोलारिटी था और ये 0 थे इनिशियल स्टेज में। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन है C, ये तो हम लोग C से दिखाते हैं, C इज इक्वल टू दिस मच। अब इसका जो है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा होता है, तो अल्फा ऑफ C ये बनेगा, अल्फा ऑफ C ये बनेगा। क्या मतलब हुआ, जैसे ये इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, एक मॉलिक्यूल, जैसे हम यहाँ पे अलग से लिख के दिखाते हैं CH3COOH, जब इसका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस और ये फिर हाइड्रोजन प्लस आइंस बनेगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये एक टूटेगा तो ये एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दोनों बराबर बनेंगे हमारे। अगर मान लो 10 टूटते हैं तो 10 ये बनेगा, 10 ये भी बनेगा, दोनों बराबर बनते हैं। अब हम लोगों ने कितना लिया है इसको, उसी के हिसाब से ये जो है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जैसे मान लो हम लोग का होता है ना 10%, 10% का क्या मतलब हुआ, 10/100, यानी 100 मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है हमारा, 100 मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है। अगर हम लोग 10% ऑफ 500 ले, 10% ऑफ 500 तो कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 500, ये 2 0 कैंसिल होके ये 50 आ जाएगा। तो ये हमारा C है, कंसंट्रेशन है, और ये हमारा अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अल्फा ऑफ C इतना बनेगा। अल्फा ऑफ C जब सिंप्लीफाई करें तो ये 50 बना, तो यहाँ पे ये अल्फा ऑफ C बनेगा, ये भी अल्फा ऑफ C बनेगा। और इसका जो कंसंट्रेशन पहले था, जितना इसका पहले कंसंट्रेशन था, तो पहला कंसंट्रेशन तो ये C है, मगर अल्फा ऑफ C डिसोसिएट हो गया, उधर चला गया टूट के, तो जो बचा हुआ ये इतना बचा हुआ है। जैसे मान लो ये 50 तो डिसोसिएट हो गया, तो 500 मॉलिक्यूल में से 50 डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, 450, तो ये 450 के बराबर हो जाएगा अनडिसोसिएटेड, ठीक है। तो ये अनडिसोसिएटेड हो गया C माइनस अल्फा ऑफ C, और ये डिसोसिएटेड हो गया। ये कितनी बात समझ में आई, ये आगे चले हम लोग। अब इसको इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या लिखेंगे, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आएगा CH3COOH, ये इसका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा ये। अब इसका जो है अल्फा ऑफ C इंटू अल्फा ऑफ C, ये तो प्रोडक्ट हो, ये भी अल्फा ऑफ C है, ये भी अल्फा ऑफ C है, ये डाल दिया। और ये जो बचा हुआ है C माइनस अल्फा ऑफ C, ये बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर, इसमें से C कॉमन ले लेते हैं, तो C 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, C से इसका पावर कैंसिल होगा, अल्फा ऑफ C 1 माइनस अल्फा होगा। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन आएगा। लेकिन क्या बताते हैं कि चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, थोड़े से मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। कितनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे 1 के कंपेयर में अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है सिंस
अल्फा इज वेरी स्मॉल, so it is neglected. Therefore 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे, ये जो है ना k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, ये अल्फा स्क्वायर था, ये अल्फा स्क्वायर बस छूट गया, ये अल्फा स्क्वायर सी आ जाएगा। अब हमसे पूछा इसमें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई सी एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था शॉर्ट में करने के लिए, शॉर्ट में करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने। ठीक, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं मिटा के आगे करता हूँ। आगे दे रखा, मैं ऐसे क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। ये कंसंट्रेशन 0.1 है, के का वैल्यू 1.8 है। ये नोट कर लिए, ये इसे मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ, क्या दे रखा है, ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन सी रूट में के का वैल्यू दे रखा 1.8 10 टू द पावर -5 और सी का वैल्यू 0.1 था ये। ठीक है, ये डेसिमल है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1.8 10 टू द पावर -5 और ये जो है ना 1/10 आ जाएगा, तो 1/10 ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा, ये ऊपर जाने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1.8 10 टू द पावर -4, क्योंकि -5 है, ये 10 ऊपर जाके +1 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब इसका रूट निकाल लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 1.8, ये तो रूट में रहेगा, और 10 टू द पावर -4 का रूट लेंगे तो -2 आ जाएगा रूट के बाहर। अब ये 1.8 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1.8 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.34 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर है ये। ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमारा हो गया एक एकेडमिक मेथड से, क्योंकि एग्जाम में कैसे लिखना है उसके हिसाब से। बाकी शॉर्ट में ये फॉर्मूला याद रखे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन का ये रिलेशन होता है, K इज इक्वल टू या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई सी। और आमतौर पे जब भी कभी कंपटीशन में सवाल आता है तो ये फॉर्मूला ही यूज में आता है हमारा। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसे। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो हम करने जा रहे हैं, क्या दे रखा है ये, एसिड बेस इक्विलिब्रियम। एसिड बेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, बताया क्या कि जो एसिड है बेस है, हम लोगों ने पढ़ा तो है एसिड बेस का, 10th क्लास में भी दे रखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है ना, अब वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड किसको कहते हैं, जिसका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसिड होता है, और जो बिटर टेस्ट होता है उसमें बेस होता है। लेकिन यहाँ पे जो 11th क्लास के केमिस्ट्री में जो एसिड बेस का जो डेफिनेशन दिया है, अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एसिड बेस को बताया है। तो सबसे पहले जो एसिड बेस का कंसेप्ट दिया है, आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट 1887 में। ठीक है, आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट इन 1887। मैं लिखता हूं पहले नाम इसका, ये नाम है आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट इन 1887 में दे रखा है। क्या इसने बताया, एसिड को कैसे बताया, बेस को कैसे बताया, बताया कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो हाइड्रोजन आयंस देता है, प्रोटॉन देता है,
प्रोटॉन डिसोसिएट होकर देता है तो वो एसिड है, कोई भी कंपाउंड। और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइल आयंस देता है। एक कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइल देगा, तो उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो उसके हिसाब से एक मैं डेफिनेशन लिखता हूँ आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से। एसिड को कैसे डिफाइन किया है, बेस को कैसे डिफाइन किया है। एसिड दे रखा है द सब्सटेंस which gives hydrogen ions, ठीक है ना। प्रोटॉन when dissolved in water, when dissolved in water is called acid। इसके हिसाब से एसिड, जैसे हमारा HCl है, अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे ये वाटर में अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ना, इसका ये इस तरह से हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस इस तरह से टूट जाएंगे। और ये जो वाटर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस वाटर से जाकर कंबाइन कर जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन पहले से था, एक ये आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और ये क्लोरीन दे दिया। तो ये जो HCl है ये डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस देता है, ये हमारा हो गया। तो ये इसको HCl को बोलेंगे एसिड है ये, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयंस देता है। समझ में बात आ रही है। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड जैसे ले रखा है CH3COOH, ये जो है ना एक वीक एसिड है और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। जब इसको वीक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, ये डिसोसिएट हो जाता है इस तरह से आयंस में, और ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इस वाटर के साथ ये हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है। और प्लस ये जो वीक एसिड का पार्ट है, ये वीक एसिड है, ये CH3COO, ये माइनस में आ जाता है ये, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें और हाइड्रोजन आयंस देता है तो उसको हम लोग कहते हैं वो एसिड होता है, आर्नियस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। आर्नियस कंसेप्ट के हिसाब से द डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। और बेस के हिसाब से बेस किसको डिफाइन करते हैं, इस कंसेप्ट के हिसाब से बेस कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं लिखता हूं। अभी और बहुत सारे एसिड है, ये तो समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, इसे नोट कर लिए। अब मैं बेस का डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे। ये दे रखा हमारा दूसरा, बेस को कैसे डिफाइन किया इस कंसेप्ट के हिसाब से, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइल आयंस OH माइनस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेस। यानी जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं उस कंपाउंड को तो वो OH आयन देता है, तो हाइड्रोक्साइल आयन, तो उसको हम लोग कहते हैं बेस। इसके भी बहुत सारे कंपाउंड है, एग्जाम्पल में मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे इसका दे रखा है एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं इसको तो क्या होता है, ये सोडियम आयंस अलग बन जाता है
ये OH आयन ऐसे बन जाता है। तो ये जो है बेस के पहचान है, OH आयन देता है ये, ठीक है। वो कंपाउंड जो डिसोसिएट होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद OH आयन देता है, वो बेस कहलाता है, इस कंसेप्ट के हिसाब से। ऐसे ही दे रखा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह से दे रखा, कैल्शियम का कंपाउंड है ये, इसको डिसॉल्व कराएंगे हम लोग तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव ये अलग हो जाएगा और 2OH नेगेटिव ये अलग आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जनरल लिखना चाहें तो ये जो है BOH ये जनरल है, और इसको B अलग मिल जाएगा पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल जाएगा। कितनी बात सुन में, ये जनरल है, यानी कोई भी कंपाउंड जिसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उससे हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है डिसोसिएट होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट था। ये कब का दिया हुआ है? 1887, बहुत पहले, यानी 150 साल पहले की बात है, ठीक है। कर लिए इसको। जब भी कभी हम लोग एसिड और बेस की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में जो है ना वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं हम लोग, और वो उसको हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो जब भी कभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अगर वीक एसिड या वीक बेस होता है तो वो पार्शियली डिसोसिएट होता है, और जो इक्विलिब्रियम है वो वीक एसिड या वीक बेस में आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आता। अब जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक। अगर वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा तो पार्शियली डिसोसिएट, कुछ मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट रह जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? ऐसे क्या देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और सभी कंपाउंड में तो हाइड्रोजन नहीं होता, सभी कंपाउंड में OH नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है कि सभी में हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 है, तो इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं या OH है नहीं, तो कैसे कहेंगे कि ये एसिड है या बेस है? कितनी बात सुनिए। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन होता है, OH आयन होता है, उसको हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं आर्नियस कंसेप्ट के हिसाब से कि कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन इतने मिलियन कंपाउंड्स है तो उनमें तो सभी में हाइड्रोजन और OH तो है नहीं, तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें कोई नहीं होता, जैसे अमोनिया ही है, मान लीजिए अमोनिया है NH3। अब इसको कैसे कहें कि ये एसिड है या बेस है? ठीक है। तो अब एक नया कंसेप्ट आया और जो एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए बताया, और वो था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट, और ये दिया है 1923 में, ठीक है। तो अगला जो आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट 1923 में बताया है। अब इन्होंने क्या बताया, एसिड का किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे, इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो मैं इसे मिटाता हूँ और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट बताता हूँ, ओके। ये दूसरा कंसेप्ट दे रखा है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, 1923 में बताया इसने। क्या बताया इसके हिसाब से एसिड किसको कहते हैं, एसिड इस कंसेप्ट के हिसाब से, द डोनर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस आयंस इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। द डोनर ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड, ठीक। जो हाइड्रोजन आयंस को देता, किसी रिएक्शन में कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन आयंस होता है तो वो डोनेट करता रिएक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिड। और बेस किसको कहते हैं, ठीक है, बेस कहते हैं इसको द एक्सेप्टर
द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड बेस। कितनी बात सुन में? तो ये जो है, जो डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन वो तो एसिड कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटोन को, वो बेस कहलाता है। इस कंसेप्ट के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड-लोरिक कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक। जैसे यहां पे बताया क्या कि सपोज करते हम लोग, एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल में जैसे HCl है, इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये हाइड्रोजन आयन इस तरह से टूट जाता है H, और ये क्लोरीन आ जाएगा आयंस, ये इस तरह से दो आयंस बन जाते हैं, और ये वाटर तो है ही है, ये हाइड्रोजन जो है ना वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और ये क्लोरीन आयंस बन गया। कितनी बात सुन में? तो ये जो HCl है, इसने जो है ये एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस डोनेट कर रहा है, और ये वाटर जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो जो डोनेट करता है प्रोटोन को, हाइड्रोजन आयंस को, वो तो एसिड कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे HCl जो है ना एसिड है, और वाटर बेस की तरह बिहेव करता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी लिख रहा हूं आगे। अगर हम लोग HCl को रिएक्ट कराते अमोनिया के साथ, ठीक है, तो ये प्लस क्लोरीन आयन माइनस बन जाता है। ये जो है ना हाइड्रोजन आयंस ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये जो है हाइड्रोजन आयन इस पे आ जाता है, और ये NH4 प्लस क्लोरीन आयंस बन जाता है ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन HCl जो है ना एसिड की तरह बिहेव करता है, ये एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, प्रोटोन दे रहा है, और ये बेस हो गया क्योंकि ये इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो जो देता है वो तो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता वो बेस है, ठीक है। इस ब्रॉन्स्टेड-लोरिक कंसेप्ट के हिसाब से बता रहे हम लोग एसिड बेस। कितनी बात समझ में आई? ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मगर उसमें जो है कुछ कॉमन एग्जाम्पल है वो लिख दे रहे हैं हम लोग। यहां पे जैसे दे रखा, मान लो ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। तो ये जो वाटर, एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन प्रोटोन बन जाता है, हाइड्रोक्साइल बन जाता है, और ये वाटर एज इट इज रहता है। तो क्या होता है, ये जो है ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ जाता है। कितनी बात समझ में? तो इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को देता है, वो तो एसिड है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो वाटर को हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस हो जाता है। ये कितनी बात समझ में? यानी वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और ऐसा कंपाउंड जो एसिड एंड बेस दोनों तरह बिहेव करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? एम्फोटेरिक। इसको हम बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि ये एसिड एंड बेस दोनों तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखिए ब्रॉन्स्टेड-लोरिक कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। देखिए पहले भी था आर्नियस वाले में भी, आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट में भी हाइड्रोजन आयंस को देने को कहते हैं हम लोग एसिड, और जो OH आयन देता वो बेस कहलाता था। तो क्या देख रहे हैं दोनों कंसेप्ट में, आर्नियस में और ब्रॉन्स्टेड-लोरी में, कि दोनों का एसिड का जो डेफिनेशन है वो सेम है, बेस का अलग अलग है।
दोनों का एसिड का डेफिनेशन सेम है, बेस अलग अलग है। दोनों ने कहा है कि द डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक नोट के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट के फॉर्म में, ये मैं मिटा दूं, समझ में आ रहा है? ये एसिड ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी concept is same to Arrhenius acid, but the base of Arrhenius is different than Bronsted-Lowry concept। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ कि दोनों का एसिड का कंसेप्ट सेम है, दोनों ने सेम बताया है, लेकिन बेस का कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे भी एक एसिड बेस का कंसेप्ट दिया है और नाम है उसका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, इसमें जो है ना लून पियर का डोनर एंड एक्सेप्टर, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है जहां पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया है, तो उस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे अगले क्लास में, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट को लोन पेयर के टर्म में समझाएंगे, इसको आज यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है।